गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजीज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, इससे पहले हमने सीलिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि डायरिया कॉज कर रहा था। और अब जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ IBD भी हम इसको कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, और ये जो डिजीज़ होती है ये बाउल की डिजीज़ है, मतलब इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है। इन्फ्लेमेटरी है मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, अब इन्फ्लेमेशन से आपने याद रखना है, आप इसको मॉर्फोलॉजी इसकी जो होगी ना उसमें इन्फ्लेमेशन डाल दोगे सारी। ठीक है, और भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी साइंस जो होंगे ना वो आपको ईजिली आप मॉर्फोलॉजी में लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो डिजीज़ होती है ना इसकी दो तरह की होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़ होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस तो सेम होती है कि सेम हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सेम हमारे पास पैथोजेनेसिस होती है जो हम देखेंगे किस तरह से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, और ये पैथोजेनेसिस इनकी सेम होती है, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट होने की वजह से हम दो डिजीज़ का नाम दे देते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। दो टाइप्स लिख देते हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी क्रॉन्स डिजीज़। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो आपके पास हाईलाइटेड वर्जन लाइन है, ठीक है, बुक के अंदर, वो क्या है, उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है? उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे जो इम्यून होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके दरमियान में, और हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, माइक्रोबियोटा होता है, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है, उसके दरमियान में क्या होता है कि बैलेंस ख़राब हो जाता है। ठीक है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो जो है ना सुपरमैन बन जाते हैं। ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो है ना पागल हो जाता है कि मैं अभी इसका क्या करूँ, ये नॉर्मल फ्लोरा ही सारे ख़राब हो गए यहाँ तो। ठीक है, अब उनके दरमियान में जो सारा वो आएगा ना, लड़ाई वगैरह जो स्टार्ट हो जाएगी, और जो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी हमारी इंटेस्टाइन को ख़राब करके रख देंगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो डिजीज़ मैनिफेस्ट होंगी वो या तो क्रॉन्स डिजीज़ होगी या अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी। तो यही लाइन जो है वो लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या होता है कि complex interactions between chronic condition, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम complex interactions between the intestinal microbiota and the host immunity, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास के म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास ये होती है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, जेनेटिकली मतलब कि कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी फैमिली में वो डिजीज़ रन कर रही होती है। ठीक है, तो वो आ जाती है, लेकिन और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जेनेटिकली ही हो। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अब हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ, ताकि हमें समझ आ जाए कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है उसके दरमियान में जो है ना हालात ख़राब हुए और ये डिज़ीज़ हो गई। ठीक है, उसके लिए आपके पास फिगर है 15.27। इसको अगर आप देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको ना उन्होंने दिखाई हुई है थोड़ी सी फिगर, लेकिन आपने याद रखना है यहाँ पे आपको एपिथेलियल सेल्स दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट नहीं किए हुए कि ये एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमारे जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक पैनल सेल्स होते हैं, दूसरे हमारे एम सेल्स होते हैं, तीसरे गॉबलेट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके काम क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स का आपको पता है म्यूकस सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। बाकी पैनल सेल क्या करते हैं इसका आपको नहीं पता, बताती हूँ क्या करते हैं। ये हमारे पास जो पैनल सेल्स होते हैं ये माइक्रोबियल इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर पड़े हुए हैं उनके लिए माइक्रोबियल इनहिबिटरी फैक्टर वो रिलीज़ करते हैं ताकि वो नॉर्मल फ्लोरा हमारी इंटेस्टाइन को ख़राब ना करें। ठीक है, वो उसको इनहिबिट करके रखते हैं ताकि वो हमारी इंटेस्टाइन को ख़राब ना करें, ब्लड वेसल में एंटर ना हो, हमारी बॉडी को अटैक ना करें। तो पैनल सेल ने प्रोटेक्शन दे दी। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं एम सेल्स। ठीक है, उन एम सेल्स ने क्या करना होता है, उन्होंने रिकोगनाइज़ करना होता है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स हो गए, पैनल सेल्स हो गए, तीसरे हमने देखने हैं एम सेल्स। एम सेल्स क्या होते हैं? ये मास्टर्स होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, हर चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना होता है, माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा को रिकॉग्नाइज़ करना होता है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना होता है, देखना होता है। ठीक है, डिटेक्ट करना होता है कि कहीं ये हार्मफुल तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उन्होंने डिटेक्ट करना होता है क्या ये हार्मफुल हैं या सेफ़ हैं। ठीक है, ये देखना होता है। अगर तो वो हार्मफुल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास होते हैं एम सेल्स, वो पकड़ते हैं उसको बैक्टीरिया को, अगर वो हार्मफुल होता है पकड़ के दे देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। ठीक है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको आगे फर्दर वो टी सेल्स को दे देते हैं, टी सेल्स आगे उनको उनका काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मली, ये नॉर्मल था। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो हमारे अंदर नॉर्मल हो रहा है, लेकिन पैथोजेनेसिस क्या होगी कि उस पर्सन के अंदर IBD हो जाए। पैथोजेनेसिस इस तरह से होगी कि हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? वो रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स आप शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टमक के अंदर भी आपने पढ़ा था, गैस्ट्राइटिस से लेकर एंड तक आपने 2 रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी आपने पढ़े थे, एनसल्ट्स पढ़े थे, 3 तो यही हो गए। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं, आपको पता है नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारा, तो आपने बहुत दफ़ा नॉर्मल फ्लोरा में आपने देखा था ना कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट कर देती हैं, उनका जो मतलब नॉर्मल फ्लोरा जो होता है उनके काम को ख़राब कर देती हैं, जिसकी फॉर एग्जांपल सूडोकोलाइटिस हो जाता है या इस तरह की डिजीजेस मैनिफेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा, कुछ ऐसे हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, किसी ना किसी, तो ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर होता है? ठीक है, इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर होता है वो हमने शुरू में डेफिनेशन में भी देखा था कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोगों के अंदर पहले से जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होती है जिनके अंदर ये डिजीज़ेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसके वही फैमिली हिस्ट्री होगी। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर एज का इशू होता है, मतलब एज वाइज जो एज में ज़्यादा होते हैं 30 ईयर्स के आगे जो है एज होती है उसमें ये डिजीज़ होती है। कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं तो उनमें ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जंक फूड्स खाने का, ये जो गंदे मंदे खाने खाते हैं, ठीक है, तो ये जो गंदे मंदे खाने खाते हैं ये जो हमारे
पूरी जीआईटी को ख़राब करते हैं ना, तो एक तो हमारे ये हर जगह घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ हमने अभी पढ़ लिया कि नॉर्मल फ्लोरा को ख़राब करने वाली एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जंक फूड्स, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म था पैनल सेल्स का, एम सेल्स का, ठीक है, और गॉबलेट सेल्स का, इनको ख़राब कर देती हैं, ठीक है। एक और मैकेनिज्म होता है नॉर्मल, वो ये होता है कि हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शंस के थ्रू अटैच होते हैं। टाइट जंक्शंस मतलब उन्होंने एक साथ जो है ना अपने वो साथियों के साथ से इतना जुड़े होते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये रिस्क फैक्टर्स बार बार अटैक करते हैं, बार बार अटैक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं पैनेट सेल्स के, एम सेल्स के, गॉबलेट सेल्स के, टाइट जंक्शंस के, ये सारे ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पैनेट सेल्स अपने काम नहीं करते, माइक्रोबियल इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज़ नहीं करते, गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोडक्शन नहीं करते, टाइट जंक्शन ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं जो एम सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, ठीक है। जब ये सारे मैकेनिज्म ख़राब हो जाते हैं तो जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है वो जो है ना बड़े मज़े से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है, और वहाँ पे आ जाते हैं हमारे डेंड्राइटिक सेल्स उसको पकड़ने के लिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो उस माइक्रो फ्लोरा को पकड़ते हैं, टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, टी सेल्स फर्दर उनके खिलाफ जो है क्या बनाते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि सारे बैक्टीरिया अंदर आ गए हैं, ठीक है, और डेंड्राइटिक सेल ने पकड़ के उसको CD4 हेल्पर टी सेल्स को दे दिया, ठीक है। अब जो टी सेल्स होती हैं ना वो आगे रिलीज़ करते हैं कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, ठीक है। आपको पता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में हमने ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को पढ़ा था कि ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बहुत बड़ा रोल इसका प्ले होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ होती हैं 6, 12, ठीक है, इस तरह की इंटरल्यूकिन्स 1, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, 6, आपको पता है 1, 6 जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में टेक पार्ट करते हैं, और हमारे पास जो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के बारे में याद रखना है, इसने जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं उसको भी ख़राब कर देता है, पैनल सेल्स को भी ख़राब कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन्फ्लेमेशन करवा देता है, ठीक है। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का एक काम होता है एंजियोजेनेसिस, ठीक है। इसने हमारी बॉडी में जो है वो जब भी इसने अपना काम शुरू करना होता है तो इसने एंजियोजेनेसिस स्टार्ट करनी, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहले से हमारी बॉडी में इनफ ब्लड वेसल्स थी, लेकिन ये जो है ना सबका वो बन के ना मास्टर, तो कहते हैं मैंने अब न्यू ब्लड वेसल्स बनानी है। अब न्यू ब्लड वेसल्स जब बनती हैं तो वो लीकी होती हैं, इतनी अच्छी बनती नहीं है उससे, ठीक है। तो उसकी वजह से हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, और वो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली देखेंगे कि उसमें क्या होता है, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, और जब हेमरेज होगा तो ऑब्वियसली ब्लडी स्टूल्स आएंगे, ठीक है, स्टूल्स के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट कहेगा ये मुझे क्या हो गया, मेरे स्टूल में ब्लड क्यों आना शुरू हो गया, ठीक है। और भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होती है, नोज़िया वॉमिटिंग होती है, और इस तरह के आना शुरू हो जाते हैं मैनिफेस्टेशंस, तो वो कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया। तो इस तरह से ना हम देखते हैं, तो ये सारी पैथोजेनेसिस थी, किस तरह से ये जो है दोनों डिजीज़ होती हैं। अब इन दोनों की जो पैथोजेनेसिस थी ये सेम थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम जो है ना क्रॉन्स डिजीज़ और अभी इनकी पैथोजेनेसिस हम पढ़ ली, नेक्स्ट ऑडियो में आपको बताती हूँ कि क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या डिफरेंस होता है। ये तो पैथोजेनेसिस इनकी सेम थी जी, और थोड़ी सी डिफरेंसेस, ठीक है, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेशेंट के अंदर क्रॉन्स डिजीज़ हुई है या अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई है, ठीक है। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसकी थोड़ी सी फिगर देखते हैं सबसे पहले, जो कि हमारी बुक में जो है ना बहुत ही प्यारी दिखाई हुई है 15.26, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 इंटेस्टाइन्स नज़र आ रही है, क्रॉन्स डिजीज़ और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने ऊपर जो दिखाया हुआ है ना इनकी इंटेस्टाइन की दिखाई हुई है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है ना उसकी लोकेशन क्या होती है कि ये माउथ से लेके एनस तक किसी भी रीजन में हो सकती है, ठीक है, पूरी जीआईटी में कहीं भी हो सकती है क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना वो जो है ना उसको लार्ज इंटेस्टाइन बहुत पसंद है, ठीक है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन बहुत पसंद है, वो जो है ना कोलॉन को ही प्रेफर करता है कि मैंने यहाँ पे ही होना है, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ कहती है कि नहीं मैंने तो पूरी जीआईटी में कहीं भी जो है ना बन जाना है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरा, आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास पिंकिश इंटेस्टाइन है, लेकिन जो जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई है, बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसने जो है ना क्रॉन्स डिजीज़ ने क्या बनाया हुआ है, कहीं कहीं पैची लेजन्स बनाए हुए हैं, पैची, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है इलियम के रीजन में है, फिर थोड़ा सा आगे जाके रेक्टम के रीजन में है, थोड़ा सा जाके एनएस के रीजन में है, मतलब जगह जगह इसने लेजन्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी छोटी, ठीक है। ये इसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो कि आपको यहाँ पे हाईलाइटेड लिखा भी हुआ है कि ये स्किप लेजन्स है, ठीक है। स्किप लेजन्स है, मतलब स्किप का क्या मतलब होता है, बंदा स्किप करके जाता है कुछ चीज़ को, मतलब कि कहीं वो लेजन होगी कहीं वो लेजन नहीं होगी, कहीं वो लेजन होगी कहीं वो लेजन नहीं होगी, मतलब कि दरमियान में नॉर्मल एरिया होगा, ठीक है, फिर हमारे पास डिजीज़ एरिया होगा, फिर नॉर्मल एरिया होगा, फिर डिजीज़ एरिया होगा, फिर नॉर्मल एरिया होगा, फिर डिजीज़ एरिया होगा। इस तरह से जो पैची हमारे पास स्किप लेजन्स बनती हैं ये हमारी क्रॉन्स डिजीज़ में बनती हैं, और आपको मैंने बताया कि जीआईटी में कहीं भी ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम में कहीं भी स्किप लेजन्स बना देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसके बारे में। एक और बात याद रखनी है कि क्रॉन्स डिजीज़ को वैसे तो जीआईटी में कहीं भी ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको जो जगह पसंद है जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है, वो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस को तो लार्ज इंटेस्टाइन पसंद है, क्रॉन्स डिजीज़ को स्मॉल इंटेस्टाइन पसंद है। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा क्रॉन्स डिजीज़ को क्या पसंद है, इसको इलियम पसंद है। जो इलियोसिकल वॉल्व है, जहाँ पे इलियम सीकम के साथ मिल रहा है, वो वाला रीजन इसको बहुत पसंद है। वहाँ से क्रॉन्स डिजीज़ स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या, जीआईटी में कहीं भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या इसको पसंद है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे ज़्यादा इसको इलियम पसंद है। वहाँ से ये स्टार्ट होती है और छोटे छोटे लेजन्स बना देती है, जिसको हम स्किप लेजन्स कहते हैं। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन पसंद है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये हमारे पास जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसको रेक्टम और एनस बहुत पसंद है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ रेक्टम और एनस को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, रेक्टम और एनस, ठीक है। और ये आप यहाँ पे आपको कोई स्किप लेजन्स नहीं नज़र आती, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस लेजन नज़र आ रही है, कंटिन्यूस, कोई दरमियान में पैची नहीं है। जहाँ से डिजीज स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट हुई है और एंड तक उसने एनस को इन्वॉल्व कर लिया। ये हमारे पास थोड़ा सा इनके दरमियान में डिफरेंस था। कंटिन्यूस कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट बिगनिंग इन द रेक्टम, ठीक है, रेक्टम से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूसली वहाँ से इन्वॉल्व करके तो एंड तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनके हो गया लोकेशन का डिफरेंस, ठीक है। एक तो आपको लोकेशन का डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। फिर ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होती है, स्केप लेजन्स होती हैं, उसमें कंटिन्यूस लेजन्स होती हैं। 3 डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए, ठीक है। फिर आप दूसरी यहाँ पे देखें कि आपको नीचे दो फिगर्स दिखाई हुई हैं। एक हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़ की दिखाई हुई है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन दोनों में है, लेकिन हमारे पास जो क्रॉन्स डिजीज़ की इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास ट्रांसम्यूरल है। ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारी जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और सबसे एंड पे कौन सी होती है हमारे पास सेरोसा, ठीक है, मतलब सारी लेयर्स। अब जब सारी लेयर्स हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएंगी, लेजन डीप जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉन्स डिजीज़ में ये आपको नज़र आ रहा है कि इसने शुरू से लेकर एंड तक डीप हमारे पास जो है ना इन्फ्लेमेशन की हुई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। अल्सरेशंस बनते हैं, इस पर फीजर्स बनते हैं। फीजर्स मतलब कि चीड़े हम इसको कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने दरमियान से ऐसे काटा हुआ है, जैसे केक होता है ना, केक, ठीक है, उसको हम काटते हैं, उसका पीस उतारते हैं। तो हमें अगर केक के छोटे छोटे पीसीस कर दें, ठीक है, तो पिज़्ज़ा को भी आप कह सकते हैं, पिज़्ज़ा जो होता है उसका भी क्या होता है कि उसके दरमियान में जो है ना उन्होंने कट किया होता है नाइफ से, ठीक है। अब जो कट वाले एरियाज़ है ना वो हमारे पास फीजर्स होते हैं, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास पिज़्ज़ा है या फिर हमारे पास जो केक वाला एरिया है वो मतलब है वो बड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह के आपने याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जो वो आपको बताएंगे ना कि वो जो अपीयरेंस उनकी होती है वो कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस। वो अगर आप देखें ना गूगल पे देखें कॉबलस्टोन अपीयरेंस क्या होती है, तो उसमें पता चलेगा जब पत्थर पड़े होते हैं, जगह जगह पर कॉबलस्टोन्स पड़े होते हैं और दरमियान में एरिया खाली होता है, तो वो फीचर्स वाला एरिया होता है। क्या फीचर्स की आपको समझ आ गई होगी कि जहाँ पे कट हुआ हुआ है ना वो फीचर्स हैं, और दरमियान वाला एरिया जो है वो बड़ा बड़ा है, जो पिज़्ज़ा वाला या केक वाला या स्टोन्स वाला एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नज़र आता है क्रॉन्स डिजीज़ में। दूसरी तरफ अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ देखें ना, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें डीप नहीं जाता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और इसमें कोई हमारे पास फीचर्स नहीं बनते, कोई फिस्टुलाज नहीं बनते, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जिस तरह क्रॉन्स डिजीज़ होती है वो सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। और इसमें कोई फीचर्स नहीं बनते उस तरह जो पिज़्ज़ा वगैरह के बन रहे थे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है इनके दरमियान में। अब हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजीज़ को। तो सबसे पहले हम क्रॉन्स डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ की, ठीक है। और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी से। अभी तो हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं क्रॉन्स डिजीज़ के, उसमें हमने जो है थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी अभी से देख ली है पहले से ही, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी और करेंगे तो हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं। तो लोकेशन में हम मॉर्फोलॉजी के इसकी क्या लिखेंगे, क्रॉन्स डिजीज़ की इसकी लोकेशन, जो हमने बताया कि जीआईटी में कहीं भी हमारे पास ओरल कैविटी से रेक्टम तक कोई भी हमारे पास पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादातर जो एरिया इन्वॉल्व होता है डैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियोसिकल रीजन होता है, इलियम का रीजन होता है, वो हमारे पास इन्वॉल्व करता है। ये लोकेशन हमने लिखनी होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्किप लेजन्स होती हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, दरमियान में हमारे पास नॉर्मल म्यूकोजा होता है और हमारे पास जो होता है अल्टरनेट करता है विद द इन्फ्लेमेटरी लेजन्स ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़। तो इस तरह से ये हमारे पास स्किप लेजन्स बनाता है। तो ये आपने इसकी ग्रॉस में लिखनी है कि सबसे पहले कि लोकेशन आपने वैसे लिख देनी है ग्रॉस में, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रॉस में लिखनी होती है इसकी स्किप लेजन्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ है वो क्या है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है इसमें, ठीक है। कॉबलस्टोन अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो म्यूकोजा होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी जो थिक हो जाती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से हमारे पास जो आएगा, ठीक है, जब भी हमारे पास इसकी एपिथेलियम बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है ना, तो हमारे पास जो है ना कॉबलस्टोन अपीयरेंस आती है। और आपको बताया कि दरमियान में हमारे पास फीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। म्यूकोजल फोल्ड्स के दरमियान में फीचर्स बन जाते हैं। अब जो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दरमियान में जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। अब खुद सोचें कि हमारे पास जब इंटेस्टाइनल की एपिथेलियम इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो दरमियान का ल्यूमेन जो है वो क्या होगा, वो नैरो सा हो जाएगा, अंदर फूड जो है वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगा, और कॉबलस्टोन अपीयरेंस आएगी जिसमें दरमियान में डीप फीचर्स होंगी, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी ग्रॉस अपीयरेंस है जो कि हमें इस तरह से नजर आएगी, इसकी प्लेन्स नजर आएंगे, थिक म्यूकोजा नजर आएगी, दरमियान में ल्यूमेन नैरो हो गया होगा। और इसके अलावा हमने देखा कि कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है और फिस्टुला फीचर्स बने होते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा
ज़्यादा लिखना है तो क्रीपिंग फैट भी हमें मिलती है यहाँ पे। इर्द गिर्द की सारी फैट जो होती है वो यहाँ पे आके जो है वो सीरोजल सर्फेस के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्रीपिंग फैट कहते हैं, ये भी हमें नज़र आ सकता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हम जब देखेंगे ना तो क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोपिक में हमने हर इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ के अंदर जो है ना घुसाते हुए होते हैं सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो सारी हमारे पास लेयर्स होती हैं इन्वॉल्व क्रॉन्स डिजीज़ में, तो सारी लेयर्स में ट्रांसम्यूरली हमें क्या नज़र आएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। और हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा देर के लिए अपना काम वहाँ पे कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्रिप्स के अंदर जो है ना डिपॉजिट हो जाते हैं और क्रिप्स एब्सेसिस बना देते हैं। ये बहुत ज़्यादा की फीचर है इसका। अब आपने जब देखा था ना वो वाला आपने एज पायलोरी गैस्ट्राइटिस देखा था, तो उसमें आपने देखा था ना वो वहाँ पे जो हमारे पास एब्सेसिस बना रहे थे न्यूट्रोफिल्स, वो पिट एब्सेसिस थे, जो गैस्ट्रिक पिट्स थी उनके दरमियान में न्यूट्रोफिल्स ने एब्सेसिस बना दी थी। यहाँ पे हमारे पास जो एब्सेसिस बनती हैं वो बनती हैं क्रिप्स एब्सेसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्स बने होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है। तो वहाँ पे जो एब्सेसिस होगी वो क्रिप्ट एब्सेसिस हमें नज़र आएंगी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो हमने टीबी का देखा था वहाँ पे क्या था कि कैशियस ग्रैनुलोमा बना था, कैशियस नेक्रोसिस की वजह से कैशियस ग्रैनुलोमेटस फॉर इन्फ्लेमेशन थी वहाँ पर। यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन क्रोहन्स डिजीज़ में मिलती है वो कौन सी मिलती है, यहाँ पे नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, ठीक है। नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास हमें मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक अपेरेंस में, ठीक है। तो इसके अलावा हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलते हैं, ठीक है। और इस तरह वो जैसे हमें मिले थे वहाँ पर गैस्ट्राइटिस में भी मिले थे, एच पाइलोराई वाले में। और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस हो जाए तो फाइब्रोसिस भी हमें यहाँ पे मिलती है, स्कार्स फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। और आपको पता है जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स बने वहाँ पे नैरो ल्यूमेन हो जाता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी थी उसकी हमारे पास किसकी, सबसे पहले क्रॉन्स डिजीज़ की, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी लोकेशन बतानी होती है जो मैंने आपको बता दी बहुत दफ़ा। उसके बाद हमने उसकी ग्रॉस अपीयरेंस लिखनी होती है। ग्रॉस अपीयरेंस में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास स्किप लेयन जो उसने बनाई हुई है, ठीक है। और वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो गई हुई हैं, ल्यूमेन बंद हो गया हुआ है तकरीबन, ठीक है। और उसमें क्या हुआ है कि क्रीपिंग फैट हमें मिल जाती है, ठीक है। और हमें कॉबलस्टोन अपीयरेंस मिलती है, दरमियान में फीचर्स मिलते हैं, फिस्टुलास मिलते हैं और इस तरह की अपीयरेंस आती है। थोड़ा सा और बुक में लिखा हुआ है कि एफ्थस अल्सर्स होते हैं और मिल के हमारे पास जो है वो सर्पेंटाइन लाइक जैसे स्नेक होता है उस तरह के अल्सर्स बनाते थे। ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपने ज़्यादा लिखना है, लेकिन जो पॉइंट्स पहले बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर लाजमी लिखने हैं और सबसे ऊपर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमने देखा कि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, सारे लेयर्स को इन्वॉल्व, तो सारे हमारे पास सेल्स जो हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, सबकी इन्फिल्ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसम्यूरली हमें नजर आएंगे। और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या करेंगे, वो यहाँ पे क्रिप्ट एब्सेसिस बना देंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स भी हमें मिलेंगे, ये हो गई इन्फ्लेमेशन की। इसके अलावा हमें लिखना होता है कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज़ का नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा। और फाइनली अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है तो ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगी यहाँ पे और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी एंड परमानेंट नैरोइंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और इसमें माइक्रोस्कोपिक में अगर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था सेल्सर सर्पेटाइन अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं इसकी ग्रॉस में। और माइक्रोस्कोपिक वर्जन में इसका थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि पैनेट सेल मेटाप्लेजिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पैनेट सेल्स का यहाँ पे फंक्शन जो है वो ख़राब हो रहा है तो वो मेटाप्लास्टिक हो जाते हैं, अपनी जो है वो चेंज कर लेते हैं फॉर्म। अब जो क्रॉन्स डिजीज़ है ना उसका थोड़ा सा हम ना थोड़ी सी चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे जो कि हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं है, ठीक है। जो स्किप लेयंस होती हैं वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें नजर आएंगी कॉन्टिन्यूस लेयंस, ठीक है। और हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई फीचर्स नहीं होंगे जो हमने यहाँ पे पढ़े, कोई हमारे पास कॉबलस्टोन अपीयरेंस उस तरह से नहीं आएगी, ठीक है। और वहाँ पे हमें कोई क्रीपिंग फैट नहीं नज़र आएगी, ठीक है। वहाँ पे हमें कोई नॉन कैशियस जो है ग्रैनुलोमास नहीं नज़र आएंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो है ना नहीं नज़र आएंगी किसमें, जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में।